हाय गाइस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 2021-22 जो हम आपको पूरा संपूर्ण हल सहित आपको समझाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले का खंड निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि 1 नंबर के हैं। ये सभी विकल्प जो हैं वो 1-1 नंबर के हैं। तो हमारा खा खंड है जो कह रहा है वो है मेरी असफलताएं रचना है, तो वो है शुक्लोत्तर युग की। गा खंड है जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं, तो सही आंसर है हमारा इलाचंद जोशी, ये भी 1 नंबर का है। अगला है घाखंड देवेंद्र सत्यार्थी की रचना रेखाएं बोल उठी की रचना विधा है, तो इसका सही आंसर है रेखा चित्र। अगला है उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं, तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं, जो कि होगा दूसरा का खंड आदिकाल का वीर गाथा काल यह नाम दिया। ये भी 5 जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो भी 1-1 नंबर के हैं, तो इसका आंसर सही होगा रामचंद्र शुक्ल ने। खा खंड है निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, तो वो है सही आंसर मुल्ला दाऊद ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। पल्लव रचना के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंद पंत, जो सुमित्रानंद पंत हैं वो पल्लव रचना के रचनाकार हैं। अगला है गाखंड छायावाद की लघुत्रयी में सम्मिलित कवि नहीं है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है अड़ा दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही आंसर 1951 है। ये क्वेश्चन जो विकल्प दिए हैं ये मिसप्रिंट हैं, 1953 की जगह पर 1951 होना चाहिए, तो ये इस पर जरूर ध्यान दें। अगला हमारा है तीसरा प्रश्न वो है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है जो गद्यांश है वो है जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं, दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भमर सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजा रब के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें जो पहला खंड है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है? उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो करनी है। देखो, जब कमल शोभित होते हैं तब कमल नहीं, तो कवि कहना चाहते हैं जब कमल अपनी शोभा दिखाते हैं तब कुमुद नहीं दिखाते, और जब कुमुद अपनी शोभा दिखाते हैं तब कमल नहीं, दोनों की दशा एक दूसरे से विपरीत होती है, एक जैसी नहीं रहती। ठीक। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस दृश्य का वर्णन किया? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रातःकालीन सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। घाखंड है किस समय काल और कुमुद दोनों में तुल्यता देखी जाती है? तो प्रातः काल के समय दोनों में तुल्यता देखी जाती है। अगला है भ्रमर गुंजा रव के बहाने किसके गीत गा रहे हैं? तो कमल और कुमुद दोनों के ही प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो इसको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसका आंसर जो उत्तर नंबर 3 था उसका आंसर हम इस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे तैयार कर लें। और जो तीसरे का अथवा है धर्म, वो है धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती है तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते हैं। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नदी धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी को
झेलने से बहुत तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। तो इस पैराग्राफ से ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका उत्तर आपको छांट कर लिखना होगा। तो ये पैराग्राफ आप अपनी किताब से देख लेंगे। अगला हमारा जो चौथा है वो काव्य से संबंधित है क्वेश्चन, जो दिया है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें हम पहले का आपको उत्तर बताएंगे और दूसरे का उत्तर आप अपनी बुक से देख लेना। तो पहला है पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास मुख कस्तूरी महामही बाणी फूटी बास। तो ये जो दोहा पहला का खंड है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का नाम जो शीर्षक है वो है साखी और कवि का नाम है संत कबीरदास। जीव का हृदय कब आलोकित हो उठता है? तो इसका आंसर होगा ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीव का हृदय आलोकित हो उठा। मुख में क्या महक उठी, गा जो खंड है जो हमारा, उसका उत्तर होगा ईश्वर का जो मुख में क्या महक उठी तो वो होगा प्रभु। मुख में क्या महक उठी, तो मुख में ईश्वर के नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध महक उठी। इसका आंसर होगा मुख में कस्तूरी के नाम ईश्वर के नाम की कस्तूरी महक उठी। और जो घा खंड है प्रभु प्रेम की सुगंध किसके द्वारा फूट पड़ी, तो वो है वाणी द्वारा, वाणी फूटी बास वाणी द्वारा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में कवि कहना चाहते हैं, जो कवि कबीरदास हैं वो कहना चाहते हैं कि मुख से ईश्वर के नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध महक उठी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। तो इसका आंसर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसका आंसर हम अपने उत्तर पुस्तिका में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथे का जो अथवा है वो है अवलो नसानी अवना नसेहूँ राम कृपा भवनिशा सिरानी जागे फिर ना डसेहूँ पायो राम चारु चिंतामणि उर करते न खसेहूँ श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसेहूँ और पर बस जान हस्यौ इंद्रिन निजवस हवे न हसेहूँ परवश जान हस्यौ इंद्र निजवस हवे न हसेहूँ मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। तो इसका जो आंसर है उत्तर है जो वो आप अपनी पुस्तक से देख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है पाँचवें का खंड, वो है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो तीन दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार फूट सिंह, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय अधिकतम 80 शब्द में देना है। वो ये 5 नंबर का होगा। और जो पाँचवें का खा खंड है वो है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उसमें दिया है देखो संत कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो पहले और दूसरे ये 6 दिए हैं, 6 दिए हैं। अगर आप 6 में से 4 का जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि इनमें से चारों में से 2 मिलेंगे पक्का 100%। अगला हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो आपकी पुस्तक में बलिदान कहानी दी है उसे पढ़ें और उसका जो सारांश है वो अपने शब्दों में लिखना है। या आकाशदीप कहानी है जो उसका उद्देश्य क्या था वो लिखना है। और जो 7वां क्वेश्चन है हम अपने स्वपठित नाटक के प्रथम अंक की कथा वस्तु लिखिए अपने शब्दों में। ये भी 5 नंबर का है। जो आपने नाटक पढ़ा है उसकी प्रथम अंक की कथा वस्तु लिखनी है इसमें। या जो आपने नाटक पढ़ा है उसमें प्रमुख जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से किसी एक का करना होगा और आपको 5 नंबर मिलेंगे इसमें भी। अगला हमारा जो 8वां है, 8वें का खंड, वो है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो है पहला है भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत।
तो ये इसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश खंड हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयागा नामक पाठ से अवतरित हैं। ठीक, जो इसका संदर्भ होगा वो इस होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयागा नामक पाठ से अवतरित है। और जो इसका अर्थ होगा वो इस प्रकार होगा, देखो, भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के का इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत, यह नगर, इदम माने यह, नगरम माने नगर, प्रधान केंद्र माने प्रधान केंद्र, आसीत माने था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर जिनका उपनाम आज़ाद है, अन्य भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम इसी जगह पर, पावन भूमो इसी पावन भूमि पर, उसिता माने रहकर, आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन् आंदोलनों का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि है। और इसका आंसर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे, आइए आपको हम दिखाते हैं। इसका आंसर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो आपका 7 अंकों का है वो आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे तैयार कर लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला हमारा इसी का अथवा है, वो आप अपनी पुस्तक से देख लेंगे और उसका अर्थ हिंदी में देख लेंगे। अगला हमारा जो 8वें का खा खंड, जो ऊपर 8वें का खा खंड है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का हिंदी सहित संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो पहला इसमें है, इसमें भी 2 हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु माँ विदिशावहै। और जो अथवा में दिया है वो है इस प्रकार से, देखो, अथवा में जो दिया है वो है अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो इसका जो संदर्भ होगा, हम इसका संदर्भ बताते हैं। जो पहला वाला है वो अपनी पुस्तक से आप देख लेना। तो इसका संदर्भ होगा संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारो उपदेशा नामक पाठ से अवतरित है। और इसका जो भावार्थ होगा वो इस प्रकार होगा कि अभिवादन करने से नित्य प्रति 4 चीज़ें बढ़ती हैं। नित्यम वृद्धोपसे विना, नित्य प्रति 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अगला हमारा है नमा। नमा है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, इसका होता है तो। और जो दूसरा है थाली का व्यंजन होना, थाली का व्यंजन होना, किसी खाखंड है थाली का व्यंजन होना, थाली का व्यंजन होना मतलब किसी का ना होना। घा है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब अगर उत्साह हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो इसे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। इसका आंसर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, देखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वें का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है अंतरात्मा का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर है अंतर प्लस आत्मा, आखंड जो है वही सही है। अगला है विष्णवे का सही संधि विच्छेद होगा, वो होगा विष्णु प्लस ए। और तीसरा है देवालय का सही संधि विच्छेद होगा, वो होगा देव प्लस आलया, इसका आ जो है वो सही है। अब हम देखते हैं 10वें का खा खंड, जो 2 नंबर का है। उसमें देखो, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है आत्मना। आत्मना क्या है, तृतीया एक वचन का है। जो आत्मना शब्द है वो तृतीया एक वचन का शब्द है। और अगला है नामस। नामस जो है वो सप्तमी बहुवचन का है, तो सा वाला सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 11वें का तो ये है कि
शब्द युग्मों के सही अर्थ वाले विकल्पों का चयन कीजिए। प्रारंभ डेश प्रारब्ध, तो इसका सही होगा आरंभ, और योजना आ वाला है वही सही होगा इसका। अगला है जो 11वें का दूसरा, वो है अन्न अन्य, तो अन्न अन्य का होगा अनाज और दूसरा। और जो 11वें का खा खंड है वो है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो मित्र, योग, रस, भुजंग, इनमें से किसी एक के दो अर्थ लिखने हैं। तो हम योग का बताते हैं। योग माने होता है, एक माने होता है जोड़, और एक योग माने होता है योगासन, और एक रस होता है, रस के दो भी होते हैं। एक रस का होता है जो सभी जो फल होते हैं हमारे उनका रस जो होता है उसे रस कहते हैं, और एक रस होता है वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। और भुजंग, भुजंग माने एक सर्प भी होता है, और एक भुजंग माने जो हाथ होते हैं उन्हें कहते हैं भुजंग। अगला है जो 11वें का गा खंड, निम्नलिखित वाक्यांशों में किन्हीं दो के लिए एक शब्द लिखिए। तो आशा से अधिक, इसका होगा आशातीत। दूसरा है धरती और प्रकाश के बीच का स्थान, तो होगा क्षितिज। और तीसरा है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, तो दैनिक होगा। और जो 11वें का घा खंड है वो है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो पुस्तक मेज पर डाल दी, तो पुस्तक को मेज पर रख दिया, सही शुद्ध होगा, शुद्ध वाक्य होगा। और जो है दूसरा है 4 आदमी के लिए टिकट ले लो, तो शुद्ध वाक्य होगा 4 आदमियों के लिए टिकट ले लो। और जो तीसरा है अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें, तो इसका सही होगा अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। अब हम देखते हैं 12वें का का खंड, जो है श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें से हम वीर रस का देखते हैं, एक लिखना है, तो वीर रस का हम आपको बताते हैं, और श्रृंगार रस का आप अपनी पुस्तक से देख लेना। तो वीर रस जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहाँ पर वीर रस होता है। इसका उदाहरण है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। अगला हम देखते हैं। अगला है अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें उपमा अलंकार की परिभाषा हम आपको बताएंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तो लगभग सभी को याद होगी और उसके उदाहरण भी याद होंगे। तो उपमा अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ समान धर्म एवं गुण के आधार पर समानता दी जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद होते हैं, और उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है मुखमयंक सम मंजू मनोहर। इसका उदाहरण है मुखमयंक सम मंजू मनोहर। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। और अनुप्रास का लगभग सभी को याद होगा, बहुत से उदाहरण है अनुप्रास का। यही एक है राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुपति भी रहा राव गयो सुरधाम। लगभग सभी चौपाइयों में अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं 12वें का गा खंड, दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा कुंडलिया छंद, इन दोनों में से किसी एक का लिखना है। तो हम आपको दोहा का बताते हैं, कुंडलिया का आप अपनी पुस्तक से देख लेना। दोहा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन माओन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे कौन। यह दोहा का उदाहरण है। और कुंडलिया का उदाहरण आप अपनी पुस्तक से देख लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो उसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और 13वां हमारा क्वेश्चन है लिपिक पद हेतु प्रधान विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। जो आपके विद्यालय में लिपिक पद होता है उसके लिए विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। ये भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि अगर मैं इन सभी को हल कराता तो आपको ये वीडियो बहुत ही लंबा जाता। इसीलिए हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उन्हें हल करा के बताया, और ऐसे इन्हें आप अपनी पुस्तक से देख लेना। अगर ये ना मिले आपको, अगर ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए। तो या ये लिखिएगा, या अथवा में दिया है अपने नगर गांव की स्वच्छता हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, ये 6 नंबर का होगा। और 14वां हमारा है निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जो हमें 5 विषय दिए हैं
पहला है विज्ञान के बढ़ते कदम, खा है हमारी शिक्षा व्यवस्था, गा भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, और घा है पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य, और णा है भारत की जनसंख्या में की स्थिति। इन पांचों में से किसी एक का लिखना है आपको। आप अगर इन में से किसी एक का लिखेंगे तो उसमें 9 नंबर मिलेंगे आपको, और वो भी बहुत ही सही ढंग के तरीके से लिखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।